Hello everyone. So welcome to my channel Academy Villa. I'm Astos and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ क्लास 12 की जो इंग्लिश की बुक है उसके चैप्टर 7 जिसका नाम है अ चाइल्ड इज बॉर्न। और इस चैप्टर को लिखने वाले लेखक हैं, उनका नाम है जर्मन ग्रीर। और ये एक फेमिनिस्ट राइटर थी, बहुत ही फेमिनिस्ट राइटर थी ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है। और उनका नाम है जर्मन ग्रेर। तो पहले इस चैप्टर को शुरू होने के पहले हम इसके बारे में थोड़ा एक आइडिया ले लेते हैं इस चैप्टर में पढ़ने के वाले हैं। तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि ये चाइल्ड इज बोर्न, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ ताल्लुक जो होगा, यानी कि रिलेशन जो होगा आपका एक बच्चे के जन्म के रिलेटेड होगा। यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है, इस चैप्टर में यही डिस्कस किया गया है कि आपका जो बच्चा जन्म लेता है तो वो किस परिवेश में रहता है, मतलब उसको कैसा इन्वायरमेंट मिलता है, पहले ट्रेडिशनल चीज़ें कैसी चली आ रही थी और जो इंडिया में जो वेस्टर्न चीज़ों को अडॉप्ट किया गया, यानी कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया गया है, उसकी वजह से मेडिसिन की वजह से कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें। यानी कि एक तरीके से कुल मिला के आप कह सकते हैं एशिया और यूरोप, एशिया में हम रहते हैं और यूरोप यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़। तो वेस्टर्न और हमारे इंडियन एशियन कंट्रीज़ में क्या डिफरेंस है, किस तरीके के मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स को वो वहाँ पे फेस करते हैं, मतलब जब बच्चा होता है, और यहाँ पर कैसे औरतें उसको फेस करती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, हर एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो एक आपको एक माइंडसेट क्लियर हो गया होगा अभी कि इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं। तो चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं जर्मन ग्रेड के बारे में। तो लिखा है जर्मन ग्रेड बॉर्न एंड एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इनका जन्म और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था 1939 में, और इनकी पढ़ाई भी ऑस्ट्रेलिया में हुई है। इज़ अ फेमस फेमिनिस्ट राइटर, और ये जो हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका हैं। इन हर वेल नोन वर्क्स द फीमेल यूनच, सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी एंड द चेंज, ये सारे इनके जो मतलब जाने माने कलाकृतियाँ हैं, यानी कि लिखी हुई इनके कह सकते हैं आप रचनाएं हैं, है ना। तो आगे बढ़ते और क्या लिखते हैं ये कि सी एक्सप्लोर्स द सोशल एंड कल्चर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ वुमेन। देखिए, एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू, है ना। तो ये कहना चाह रहा है कि सी एक्सप्लोर द सोशल एंड कल्चर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ वुमेन, औरतों की जो जीवनी है, राइट। और उसमें सोशल यानी कि सामाजिक और कल्चर यानी कि सांस्कृतिक, राइट। तो ये सामाजिक और सांस्कृतिक जो बिहेवियर औरतों के साथ जो उनकी लाइफ में घट रहा है, उसके रिलेटेड वो चीज़ें वो एक्सप्लोर करती है, उसको स्टडी करती है एक तरीके से, राइट। तो इसीलिए वे एक तरीके से इनको कहा जाता है कि फेमिनिस्ट राइटर है, राइट। आगे देखिए, सी बिलीव्स दैट सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस आर डिजाइन टू सूट मेल इंटरेस्ट। देखिए, ये यहाँ पर मतलब कुल मिला के ये कहना चाहती हैं कि यहाँ आजकल का जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो रवैया है, प्रैक्टिस यानी कि जो भी चीज़ें अडॉप्ट की जाती है लोगों के द्वारा, आजकल जो भी ट्रेंड में है, वो क्या है, वो मेल इंटरेस्ट को सूट करता है। यानी कि जो होता है ना मेल डोमिनेंट कंट्री, है ना। तो इंसान जो आदमी है उसके उसके मतलब पक्ष में ज़्यादा है, पक्षपाती काइंड ऑफ है, ऐसा वो बोलती हैं। एट द सेम टाइम दे फर्दर सबजुगेट वुमेन, और ऐसा भी लगता है कि कुछ समय में वो जो कि मेल डोमिनेंट कंट्री है हमारी, ये औरतों को भी अपने वश में कर लेगा। सबजुगेट मतलब अपने वश में करना। तो कुल मिला के इन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की हैं, और उसके बिहाफ पे ये कहना चाहती हैं कि हमारा देश जो है यहाँ पर मेल डोमिनेंट है, और उसके बाद से उनके इंटरेस्ट को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। और ऐसा भी होगा आने वाले समय में कि इंसान जो है, मतलब आदमी जो हैं, वो औरतों पे अपना वश भी कर सकते हैं। द प्रेजेंट पीस अ चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर बुक सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। तो ये जो पीस यानी कि ये जो हम पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, द चाइल्ड इज बॉर्न, ये उनके ही बुक से लिया गया एक पार्ट है ना। एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना, तो निकाला हुआ एक पार्ट है जो कि नाम है सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। ओके, आगे क्या लिखते हैं कि इट एक्सप्लोर्स द कल्चरल पेक्यूलरिटीज ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट रिगार्डिंग चाइल्ड बर्थ एंड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। मतलब कहना ये चाहती हैं कि ये जो चैप्टर है इसमें वो क्या करना चाहती हैं, इट एक्सप्लोर मतलब वो एक्सप्लोर करना चाहती हैं कल्चरल पैक्युलरिटीज़ यानी कि विशेषताएं, जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट, यानी कि जो यूरोप देश है ईस्ट वेस्ट में, और ईस्ट यानी एशिया हम हैं,
तो इनके बीच में किस तरह की सामाजिक विशेषताएं हैं रिलेटेड टू द चाइल्ड बर्थ एंड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, यानी कि चाइल्ड के बर्थ के समय का किस टाइप का रिलेशन होता है और पेरेंट और चाइल्ड के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, इन सारे मतलब पहलुओं पे वो चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, है ना। अ चाइल्ड इज बॉर्न। द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर मेनी एंड वेरिड। कहा जा रहा है कि जो तरीके थे, है ना, जो तरीके हैं चाइल्ड बर्थ को मैनेज करने को, और यू कह लीजिए इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़, यानी कि जो परंपरागत चीज़ें सोसाइटीज़ में चली आ रही हैं कि कैसे बच्चा होता है तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है, आर मेनी, वो बहुत तरीके की अलग अलग परंपराएं हैं एंड वेरिड, वो एक दूसरे से अलग भी हैं। क्योंकि वो सब चीज़ें आप देखोगे क्या होता है जब बच्चा जन्म लेता है किसी घर में, तो किस टाइप की खुशियाँ होती हैं, किस टाइप के मतलब प्रॉब्लम्स भी होती है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो वही कहा जा रहा है कि द वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ, मतलब चाइल्ड बर्थ हो रहा है तो उसको कैसे मैनेज करना है, ये एक फैमिली में अलग अलग तरीके की ट्रेडिशनल चीज़ों को फॉलो लोग करते हैं, है ना। देयर यूजफुलनेस स्टेम्स directly from the fact that they are accepted culturally and collectively, so that the mother does not have the psychic burden of reinventing the procedures। देखिए इसमें कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि साइकिक मतलब मानसिक, तो कहा जा रहा है कि देयर यूजफुलनेस स्टेम्स डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट, मतलब इसकी जो उपयोगिता है, यानी कि चाइल्ड बर्थ होता है उसको कितना तवज्जो दिया जाता है, इस चीज़ का अनुमान हम इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि इसका जो जड़ है फ्रॉम द फैक्ट इस चीज़ से जुड़ा हुआ है दैट दे आर एक्सेप्टेड कल्चरली एंड कलेक्टिवली, यानी कि हमारे समाज में जब बच्चे का जन्म होता है तो वो उसका लगाव जो होता है ना हमारी कल्चर, यानी कि हमारे कहते हैं ना संस्कृति से होता है, और साथ ही साथ कलेक्टिवली, यानी कि हमारे घर के सारे परिवार उसमें खुश होते हैं, सारे परिवार के लोग जो होते हैं कलेक्टिवली यानी सामूहिक रूप से उसको सपोर्ट करते हैं। सो दैट द मदर डज नॉट हैव द साइकिक बर्डन, इसलिए जो औरत है, जो माँ है, उसको इतना बर्डन, मानसिक जो तनाव है वो नहीं झेलना पड़ता, राइट। मतलब उसको बर्डन ऑफ री इन्वेंटिंग द प्रोसीजर, उसको ये ताम झाम नहीं चाहिए कि भाई हमें क्या क्या प्रोसीजर करना है, सब लोग कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना, आप बस आराम करो। ऐसा माओं के लिए होता है हमारे समाज में। तो ये सारी चीज़ें ट्रेडिशन, एक एक चीज़ हम बताते चलते हैं, आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोलता है। इवन दो द पोटेंशियल कैटास्ट्रॉफ्स, पोटेंशियल कैटास्ट्रॉफ का मतलब संभावित आपदा विपत्ति, है ना। पोटेंशियल मतलब संभावित और कैटास्ट्रॉफ मतलब विपत्ति यानी कि प्रॉब्लम्स। तो इवन दो, यद्यपि इसके बावजूद भी क्या होता है, द पोटेंशियल कैटास्ट्रॉफ्स आर अलाइव इन द मेमोरी ऑफ आवर कम्युनिटी एंड द इंडेक्स ऑफ एंजाइटी हाई, मतलब यद्यपि इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी संभावित विपत्तियां जो है ना उसकी यादें, मतलब औरत के मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, कि माँ के मन में बहुत सारे ख्याल होते हैं कि क्या दिक्कत हो, मतलब सामना करना पड़ सकता है दिक्कतों का, है ना, उसके समुदाय में ताज़ा है, और चिंताओं की तालिका बहुत बड़ी है, यानी कि इंडेक्स ऑफ एंग्जाइटी, यानी कि इंडेक्स आप पढ़ते हो ना बुक में, इंडेक्स होता है, तो एंग्जाइटी यानी कि तनाव का जो इंडेक्स है वो बहुत लंबा चौड़ा है एक माँ के हिसाब से देखा जाए तो। A ritual approach to pregnancy which hems the pregnant women about with taboos and prohibition helps make the anxiety manageable। अब देखिए इसमें कहा जा रहा है कि रिचुअल मतलब होता है धार्मिक। तो भाई बात तो यही है कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, यानी कि परंपरागत तरीके से हम देख रहे हैं कि एक बच्चे का जन्म कैसे होता है, तो इसमें होता ये है कि रिचुअल अप्रोच, एक धार्मिक अप्रोच लिया जाता है जब प्रेगनेंसी होता है, तो कि जो उसे हेम्स का मतलब घेरे रखना, उस औरत को यानी उस माँ को घेरे रखता है, प्रेग्नेंट वुमेन अबाउट विथ टाबूज एंड प्रोहिबिशन। टाबूज का मतलब होता है वर्जित काम, प्रोहिबिशन मतलब मना किया गया हो, यानी कि उनको, उस औरत को, उस माँ को ये रिचुअल अप्रोच ही हैं जो कि उनको इन सारी चीज़ों से घेरे रखते हैं कि भाई आपको ये चीज़ करने की मना है, आप ये मत करो, आप सीढ़ी मत चढ़ो, आप भारी वजन ना उठाओ, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे रिचुअल्स उनको समझाए जाते हैं कि भाई आपको ये सब काम नहीं करना, आपको इसकी टेंशन ही नहीं लेनी। तो ये आपके हमारे समाज का, है ना, हमारे समाज का ये ट्रेडिशनल है ना, ये ट्रेडिशन है जब एक बच्चा जन्म लेता है, तो वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जा रही है। आगे देखिए, और इससे क्या होता है कि हेल्प्स
मेक द एंजाइटी मैनेजेबल। अभी हमने पढ़ा ना, इंडेक्स जो था बहुत लंबा था एंजाइटी का, लेकिन इन्हीं सारी वजहों से, है ना, कि आपको कोई ये प्रॉब्लम ना हो, मतलब आप ये चीज़ें ना हैंडल करो, इतना हैवी बर्डन ना उठाओ, ये सारी चीज़ें जो भी रिचुअल्स इनको बोला जाता है, इसकी वजह से जो एंजाइटी लेवल हुआ करता है माँ का, वो मैनेज हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस रिचुअल्स। ठीक है, आगे देखिए। अ वुमेन who observes all the prohibitions and carries out all the rites will be actively involved in holding the unknown at bay। तो अब कहा जा रहा है कि एक औरत जो ये सारे टाबूज, जो भी ये प्रोहिबिशन, जो भी मना किए गए काम हैं, निषेध कार्य हैं, उनको फॉलो करती है ना, अगर उनको कैरी आउट करती है ना, ऑल द राइट्स विल बी एक्टिवली, मतलब बहुत सक्रिय रूप से इन सारी चीज़ों को फॉलो करती है कि भाई आपको जो मना है वो मत करो, ऐसा अगर वो कर रही है औरत, तो डेफिनेटली इट इन्वॉल्व इन होल्डिंग द अननोन एट बे, यानी कि जो भी दिक्कतों का सामना वो कर सकती है, आगे फेस कर सकती है, उससे वो दूर रहेगी। यानी कि जो उस औरत के मन में डर भय का इंडेक्स बना हुआ था ना लंबा चौड़ा, वो सारे कम हो जाएंगे, क्योंकि अब उसे उतना तनाव फील ही नहीं होगा, क्योंकि उसको ये सारी चीज़ें करने की मना है, तो ऑब्वियसली उस पर बर्डन नहीं है और वो फ्री, मतलब अपनी प्रेगनेंसी को फॉलो करेगी। ठीक है, आगे देखिए। अब क्या होता है कि सी विल हैव other reinforcements for many of the rituals observance of pregnancy involve the participation of others who should support her, primarily her husband, then her kinsfolk, and then the other members of her community। देखिए, सी विल हैव अदर रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है मजबूतीकरण या फिर आत्मबल कह लीजिए, यानी कि उस औरत को और भी चीज़ों का मतलब सामना करना पड़ता है, जैसे कि फॉर मेनी ऑफ द रिचुअल ऑब्जर्वेंस, यानी कि बहुत सारी धार्मिक ऑब्जर्वेंस, यानी कि निरीक्षण, और बहुत सारे रिचुअल्स उसको फॉलो करने कर रहे हैं। कहने का मतलब यही है प्रेगनेंसी के दौरान कि आपको ये काम भी करना है, आपको मतलब तनाव रहित रहना है, ये सारी चीज़ें उनको बोला जा रहा है। इसी सिलसिले में उसको और भी चीज़ें क्या फॉलो करनी है कि उसको अलग अलग फैमिली मेम्बर्स का भी पार्टिसिपेशन चाहिए, राइट। कहने का मतलब है वो लोग जो हैं, जैसे कि सबसे पहले आते हैं प्राइमरली हर हस्बैंड, यानी कि मुख्य तौर से जो उनके पति रहते हैं, यानी कि जो औरत है, जो माँ बन रही है, उनका जो पति है वो उनको ज़्यादा सपोर्ट करता है। देन हर किन्सफॉक का मतलब होता है सगे संबंधी, रिलेटिव्स, वो भी उनको सपोर्ट करते हैं। एंड देन अदर मेंबर्स ऑफ आवर कम्युनिटी, समाज के लोग भी उसमें सपोर्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है, आप देख रहे हो कि हमारे देश में, हमारे समाज में कैसी धारणाएं हैं, ट्रेडिशनल चीज़ें चली आ रही हैं। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उससे कितने लोगों का लगाव रहता है वो बताया जा रहा है, और उसमें कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं मदद करने में, सपोर्ट करने में उस औरत की, वो आप देख सकते हो कि मुख्यतः भूमिका रहती है हस्बैंड की, देन उनके सगे संबंधी की, और यहाँ तक कि आस पड़ोस के लोग, कम्युनिटी यानी समाज के लोग भी इसमें शामिल रहते हैं। ठीक है, तो इससे ये रिचुअल जो होता है ना, धार्मिक चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें सिलसिलेवार ढंग से चलती रहती हैं। Some of these behaviors will be sensible and useful, others magical, but they will all increase her sense of security and her conviction that she is conducting the pregnancy, not that is conducting her। अच्छा, अब एक बात समझिए अच्छे से, ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, इसका एक साइंटिफिक रीज़न टाइप का इन्होंने क्रिएट किया है, जो कि समझने वाली बात है यहाँ पे, कि सम ऑफ दिस बिहेवियर, यानी कि ये बर्ताव जो लोगों की तरफ से हो रहा है उस औरत के लिए, है ना, उनके सगे संबंधियों के द्वारा, उनके रिलेटिव्स के द्वारा, सॉरी ये तो दोनों एक ही होगी, सगे संबंधी द्वारा, उनके कम्युनिटी के द्वारा, उनके हस्बैंड के द्वारा जो भी बर्ताव किया जा रहा है, विल बी सेंसिबल, यानी कि ये संवेदनशील होता है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, और हेल्पफुल होता है, कभी कभी मैजिकल भी होता है, जादुई हो जाता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है ताकि ये एक सेंस, यानी कि आपका दिमाग में, दिमागी हालत, मानसिक हालत ठीक रखने के लिए, आपकी सोच को ठीक रखने के लिए, कि भाई आपको सिक्योरिटी, यानी कि आपको एक सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है कि आप डरो मत, आपका बच्चा अच्छे से हो, प्रेगनेंसी अच्छी हो, इस वजह से एक सिक्योरिटी का फीलिंग दिया जाता है कि हम सब आपके साथ हैं, आपको कुछ नहीं होने वाला, राइट। तो ऐसा फीलिंग देते हैं ताकि सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेवलप हो उस औरत के अंदर, एंड हर कन्विक्शन दैट सी इज कंडक्टिंग द प्रेगनेंसी। और एक और चीज़, उनके मन में ये ईजाद करना, यानी कि उस औरत के मन में ये पैदा करना कि भाई आप प्रेगनेंसी कर रही हो, प्रेगनेंसी की वजह से आप मतलब आपको
प्रेगनेंसी आपको कंडक्ट नहीं कर रही, यानी कि प्रेगनेंसी की वजह से आप परेशान मत हो। आप प्रेगनेंसी करने वाली हो तो आपको बोल्ड होना पड़ेगा, आपकी सिक्योरिटी के लिए हम आपके साथ हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या होता है कि द रेमिनेंट्स ऑफ दिस काइंड ऑफ prophylaxis can be found in the persistence of old wives. द रेमिनेंट्स का मतलब जो होता है अवशेष या फिर बचा हुआ हिस्सा, है ना। तो द रेमिनेंट्स ऑफ दिस काइंड ऑफ सॉरी द रेमिनेंट्स ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोफिलैक्सिस मतलब रोग निरोधी, यानी कि जैसे कि अब इसको भी एक तरीके से लोग इसी तरीके से देखते हैं, रोग है, प्रॉब्लम है ना, प्रेगनेंसी को भी कभी कभी। तो द रेमिनेंट्स ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोफिलैक्सिस कैन बी फाउंड इन द प्रेजेंटेंस ऑफ ओल्ड वाइफ्स मतलब बूढ़ी औरतें, दादी अम्मा वगैरह के लिए उनकी कहानियों में, उनकी कहानियों की प्रेगनेंसी वाली कहानियों में वो बताया करती हैं ये सब चीज़ें। यानी कि ये जो अवशेष है, ये सब चीज़ें जो हम समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब चीज़ें जो हैं अधिकतर दादी माँ के किस्सों कहानियों में सुनने को मिलता है अबाउट प्रेगनेंसी, इवन इन आवर ओन सुपररेशनल एंड कन्फ्यूज लाइफ स्टाइल। यहाँ तक कि हमारी भी आजकल की जो कन्फ्यूज लाइफ स्टाइल है और सुपररेशनल यानी कि मतलब रोग निरोधक विश्वास पुरानी अस्थायी कथाओं में मिल जाएगा आपको कहानी सब सुनने को। तो रेमिनेंट्स मतलब आपको पता चल गया अवशेष, यानी कि इस टाइप के जो किस्से कहानी है ना कि आखिर औरत की प्रेगनेंसी के दौरान कैसा कैसा किस्सा होता है, इतना जो सपोर्ट मिलता है लोगों का, ये सब सुनने को आपको मिल जाएगा बूढ़ी दादी के कहानी किस्सों में कि उस टाइम पे प्रेगनेंसी कैसे होती थी, वो बताया करेंगे, तो ये सब चीज़ें मिलेगी सुनने को। आगे देखिए क्या होता है। आवर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट ऑफ माई एक्वेंटेंस who approached her pregnancy as if it were her term assignment, meticulously footnoting every development, clung to her prenatal exercises as a form of ritual observance as well as a helpful preparation for the physical exploit of childbirth, performing them in deep silence and total recollection at the same time every day come hell or high water। देखिए एक चीज़ बताई जा रही है, लेखिका जो है अपने एक दोस्त के बारे में बताती हैं और कहती हैं कि मेरा एक परिचित है ना, विश्वविद्यालय की वो स्नातक डिग्री कर रही है ना, एक दोस्त है मेरी एक्वेंटेंस यानी कि मेरी जान पहचान की एक औरत है, एक लेडी है, हु अप्रोच्ड हर प्रेगनेंसी एज इफ इट वर हर टर्म असाइनमेंट। वो ऐसा डील कर रही है अपने असाइनमेंट को, सॉरी ऐसा डील कर रही है अपने प्रेगनेंसी को कि वो एक टेस्ट दे रही है, एक एग्ज़ाम दे रही है, क्योंकि वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है और वो यूरोप साइड की है, हमारी एशिया की नहीं है। तो वेस्टर्न कल्चर को थोड़ा दिखाया जा रहा है यहाँ पे। देखिए अभी तक हमने क्या देखा, अपने इंडिया का कल्चर। अब वो बता रही है लेखिका कि देखिए भाई हमारे मतलब जान पहचान की एक लड़की है, एक लेडी है जो प्रेगनेंसी उनको मतलब वो बच्चे को डिलीवर करने वाली है, यानी वो प्रेग्नेंट है कुल मिला के, एंड एज इफ इट वर टर्म असाइनमेंट, वो ऐसे डील कर रही है उसको कि उनका एक एग्ज़ाम है। और ऐसा आपको भी पता चलेगा कि कितना आइसोलेटेड हो जाते हैं लोग इन टर्म्स ऑफ यूरोप, यानी कि वहाँ के देश में ना लोग इतना मतलब सबका कोलैबोरेशन नहीं होता, लोगों का सहयोग नहीं होता उन सब देशों में जब प्रेगनेंसी होती है लेडी की। तो बोल रही हैं कि वो अब टर्म असाइनमेंट की तरह उसको डील कर रही हैं। मेटिकुलसली फूट नोटिंग, मेटिकुलसली मतलब सूक्ष्मतापूर्वक बहुत बारीकी से हर एक चीज़ को लिखती हैं, वो फूट नोटिंग लिखा करती हैं कि नोट करती हैं कि यार देखो अब इतना टाइम बीत गया, अब ये करना है, ये स्टेज आ गया, तो अब ये स्टेप्स लेने हैं, ये फॉलो करना, मतलब बहुत सारी गाइडलाइंस वो खुद ही कर रही है। तो एक तरीके से ऑब्वियसली उसका एग्ज़ाम चल रहा है, तो वो बता रही हैं। फिर क्लंस टू हर प्री नेटल एक्सरसाइजेज, और यहाँ तक कि वो बच्चे के जन्म के पूर्व के कुछ एक्सरसाइजेज होते हैं आजकल, है ना, तो ये सब भी ट्रेंड में है आजकल, भी लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो वो औरत जो है प्रीनेटल एक्सरसाइजेज भी कर रही है एज अ फॉर्म ऑफ रिचुअल ऑब्जर्वेंस एज वेल एज हेल्पफुल प्रिपरेशन फॉर द फिजिकल एक्सप्लॉइट ऑफ चाइल्ड बर्थ। यानी कि फिजिकल एक्सप्लॉइट मतलब साहसिक कार्य, यानी कि बच्चा साहसिक कार्य मतलब बच्चे का अच्छा ग्रोथ हो, इसलिए वो एक तरीके से प्रिपरेशन कर रही है कि भाई हमें एक्सरसाइज भी करनी है, बच्चे के जन्म के पहले वाले एक्सरसाइजेस करके बच्चे अच्छा डिलीवरी हो, इस वजह से वो सब चीज़ें कर रही कैरी आउट कर रही हैं। परफॉर्मिंग देम इन डीप साइलेंस, अब डीप साइलेंस यानी कि बहुत एकांत में होकर ये सारे काम कर रही हैं। एंड टोटल रिकॉलेक्शन एट द सेम टाइम एवरी डे कम हेल और हाई वाटर, और उसी के साथ साथ वो किसी भी सिचुएशन में हो उनको ये सारी गतिविधियाँ करनी ही है, राइट। डीप साइलेंस टोटल रिकॉलेक्शन एट द सेम टाइम एवरी डे कम हेल, मतलब हर दिन वो आती हैं अपने ऑफिस का काम करके और उसके बाद से ये सारी एक्टिविटीज़ भी करती हैं। आगे है ना, एज वेल
She observed the old die-hard superstition that acquiring equipments and apparel for baby before the birth was bad luck. एक और चीज़ उन्होंने मतलब ऑब्जर्व किया है. सी ऑब्जर्व द ओल्ड डाई हार्ड सुपरस्टिशन. मतलब उन्होंने ऑब्जर्व किया है ऐसा कि ये पुरानी अवधारणाएं हैं, अंधविश्वास है, कट्टर अंधविश्वास ये है कि दैट एक्वायरिंग इक्विपमेंट्स एंड अपैरल. अपैरल मतलब आपका हो जाता है वस्त्र, और इक्विपमेंट का मतलब टूल्स वगैरह, खिलौने वगैरह कह लीजिए यहाँ के सेंस में बेबी के लिए. तो कहा जा रहा है कि अगर ऐसा पुरानी अंधविश्वास है लोगों का कि अगर आप बच्चे के लिए बच्चे के जन्म के पहले ही ये सारी चीज़ें खरीद के लाते हो, खेल खिलौने और कपड़े वगैरह, तो ये एक बैड लक माना जाता है हमारे धारणाओं में, राइट. एंड सो वन ऑफ माई गॉड चिल्ड्रन शॉट इन टू द वर्ल्ड विदाउट क्रेब और नैपकिन. क्रिब का मतलब होता है पालना, झूला होता है ना. नैपकिन यानी कि डायपर वगैरह आपको पता ही है. वो कहना क्या चाहती है वो समझिए, फील लीजिए. इस चीज़ को बोलना चाह रही हैं कि उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया है कि भाई ऐसा जो इंडिया के लोग, एशिया के लोग जो ये मान्यता रखते हैं, है ना, अंधविश्वास रखते हैं कि बच्चे को जन्म के पहले उनके लिए वो चीज़ें ना खरीदी जाए क्योंकि वो बैड लक माना जाता है. और इसी वजह से वो एक तरीके से सोचती हैं कि हाँ यार ये सही हुआ, मेरे साथ भी लग रहा है, इसी वजह से मेरा भी एक बच्चा जो है उसकी मृत्यु हो गई. शॉट इनटू द वर्ल्ड विदाउट क्रीप और नैपकिन, मतलब बिना पालने और बिना डायपर का ही वो, मतलब एक तरीके से उसकी डेथ हो गई, कहने का मतलब है. ठीक है. Considerable effort had gone into seeing that the mother had every opportunity to enjoy her baby. But after her training for unmedicated childbirth for months, in the event, the hospital refused to believe she was in second stage labor until her daughters had appeared. The hospital staff was so uncooperative about breastfeeding that mother and daughter discharged themselves after 2 days. अब एक बात समझने वाली है यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा है अनमेडिकेटेड, राइट. अनमेडिकेटेड चाइल्ड बर्थ यानी कि बिना दवा दारू के आप अगर बच्चे को पैदा कर रहे हैं तो यानी अनमेडिकेटेड, यानी कि ज़्यादा दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है इसमें. तो अनमेडिकेटेड चाइल्ड बर्थ के लिए इन्होंने इतनी सारी मेहनत की थी इस औरत ने, राइट. और ये सारा कुछ लग रहा था कि ये वेस्ट जाने वाला है. ऐसा क्यों? ये कहानी इनका किससे उनका बताया जा रहा है. इतना सारा कंसिडरेबल एफर्ट उन्होंने डाला था कि वो अनमेडिकेटेड चाइल्ड बर्थ करें, बट ये सारा कुछ बर्बाद होने वाला था क्योंकि आपको जब ये डॉक्टर के पास पहुंचे, यानी कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने मना कर दिया इस बात को विश्वास करने के कि सी वॉज इन सेकेंड स्टेज लेबर. यानी कि ये लेबर यानी कि प्रसव का बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, उसमें ये सेकेंड स्टेज लेबर का था. तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने मानने से मना कर दिया कि ये जो औरत है ऑब्वियसली अभी बच्चे को डिलीवर करने वाली है. उन्होंने मना करके इनको भेजने वाली थी. वो तब तक नहीं माने जब तक उनकी बच्चे का जो सिर है ना, बेटी का जो सिर है, जब तक दिखा नहीं तब तक वो मानने से इनकार कर रहे थे. तो एक तरीके से आप देख सकते हैं आजकल का ट्रेंड है कितनी दिक्कतों भरा है. यानी कि वो हमेशा चाहते हैं कि भाई अनमेडिकेटेड चाइल्ड बर्थ ना हो ताकि उनका भी कुछ भला हो. आप कह सकते हो, मैं इसको अब रिवील नहीं करना चाहता हूँ. तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कंसिडरेबल एफर्ट, उस औरत का जितना भी एफर्ट था वो वेस्ट जाता हुआ दिख रहा था. आफ्टर हर ट्रेनिंग फॉर अनमेडिकेटेड चाइल्ड बर्थ, जब तक उन डॉक्टरों को उस बच्चे का सिर नहीं दिखा तब तक वो मानने से इनकार कर रहे थे. द हॉस्पिटल स्टाफ वॉज सो अनकोऑपरेटिव अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग. मतलब कहा जा रहा है कि ये जो हॉस्पिटल स्टाफ थे वो इतने अनकोऑपरेटिव थे, असहयोगात्मक थे. किसको लेकर? स्तनपान को लेकर. माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करती है, इसको लेकर वो इतने असहयोगात्मक थे, मतलब उनको हेल्प नहीं कर रहे थे कि उन दोनों ने, यानी माँ बेटियों ने ही खुद को ही अपने को 2 दिनों बाद खुद ही डिस्चार्ज कर लिया वहाँ से. मतलब ये सब दिखाया जा रहा है कि हॉस्पिटल्स में कैसी चीज़ें चल रही हैं, राइट. आगे देखते हैं सेकेंड टॉपिक क्या है. सेकेंड पैराग्राफ पढ़ते हैं. दिस बर्थ वॉज वर्चुअली अनअटेंडेड. तो एक तरीके से आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो बर्थ था यानी बच्चे का जन्म था, ये एक तरीके से किसी के मौजूदगी में नहीं था, है ना. किसी के बिना सहायता के हुआ था. कोई भी यहाँ पे नहीं था. वो लेडी जो थी अकेले ही अपने बच्चे का, प्रेग्नेंट जो लेडी थी वो अपने बच्चे का डिलीवरी उसने खुद से कराया और उसके बाद से वो खुद ही लेकर वहाँ से निकल गई. यहाँ पे कोई लोगों का, कोई कम्युनिटी, कोई उसके हस्बैंड, कोई उसके रिलेटिव का कोई रोल नहीं था. यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इट इज़ वर्चुअली अनअटेंडेड. इसे किसी ने भी अटेंड नहीं किया. इन नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटीज एक्सेप्ट फॉर रिमार्केबल एक्सीडेंट्स बर्थ इज ऑलवेज अटेंडेड.
तो नॉन टेक्नोक्रेटिक का मतलब होता है गैर तकनीकी, यानी कि हमारे समाज की बात की जा रही है, यानी इंडिया की बात करी जा रही है। तो इन नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटीज़ ना, एक्सेप्ट फॉर रिमार्केबल एक्सीडेंट बर्थ इज ऑलवेज अटेंडेड। माने अगर हम कुछ और घटनाओं की, कुछ अलग विशेष घटनाओं के अलावा हम अगर बात करें, अगर केस होता है बर्थ का, यानी बच्चे की माँ की प्रेगनेंसी का, तो वो सारी चीज़ें हमेशा अटेंड की जाती है लोगों द्वारा, यानी कि हमारे समाज के लोग ज़रूर आके एक बार हाल समाचार पूछेंगे या फिर कोई हेल्प चाहिए होगी तो वो हेल्प करेंगे। तो ये हमारे समाज के बारे में बात की जा रही है कि हाँ भाई, हमारे यहाँ यूरोप जैसी चीज़ें नहीं हो रही हैं, यहाँ पर सब लोग उसको सपोर्ट करते हैं। चलिए आगे देखिए क्या है। क्लियरली infant and mother mortality is greater in traditional birth, but in our anxiety to avoid death, we may have destroyed the significance of the experience for the vast majority who live. एक बात यहाँ बताई जा रही है कि क्लियरली ये बात बिल्कुल साफ साफ है। इन्फेंट मतलब बच्चा, नवजात शिशु, एंड मदर मोर्टलिटी यानी कि मरणशीलता, यानी कि मृत्यु दर कह लीजिए। तो ये बात साफ है कि ट्रेडिशनल तरीके से अगर बर्थ कराया जाता है बच्चे का, है ना, बच्चे का जन्म अगर ट्रेडिशनल तरीके से किया जाता है तो हाँ, उसमें जान का खतरा तो ज़रूर होता है बच्चे को और माँ को, लेकिन बट इन आवर एंग्जाइटी टू अवॉइड डेथ, मतलब हमारी इस चिंता, ये चिंता है कि भाई उनका जान को खतरा है, तो हम क्या करें, वेस्टर्न स्टाइल को अडॉप्ट कर ले और उसको मेडिकेटेड कर दे पूरे के तरीके से। तो इस डेथ को अवॉइड करने के लिए हम जब ये सब चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं, वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर लेते हैं, वी मे हैव डिस्ट्रॉयड द सिग्निफिकेशन ऑफ द एक्सपीरियंस। तो जो अनुभव, जो फीलिंग उस माँ को होता है जब बच्चे को प्रसव करती है, यानी कि जब बच्चे को जन्म देती है, वो फीलिंग से वो वंचित रह जाती है। कुल मिला के बात ये कही जा रही है, ट्रेडिशनल तरीके से अगर करेंगे बच्चे का जन्म, तो उसमें दिक्कत है, थोड़ी मोर्टेलिटी का खतरा है, यानी कि मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किया, और अडॉप्ट करते ही हमने क्या देखा कि जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव, जो फीलिंग माँ के साथ रहता है वो तो एक ही बार होता है, तो वो चीज़ जो है यहाँ पे लैग कर जाती है, उसको हम फील नहीं कर पाते, है ना। चलिए आगे क्या है। नो वन वुड डिनाई that each infant and particularly every maternal death is a tragedy to be prevented if at all possible, nor that modern obstetric care which has developed in the hospital setting has been at least partly responsible for the dramatic decrease in both maternal and prenatal mortality over the past half century. देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि नो वन वुड डिनाई दैट ईच इन्फेंट एंड पर्टिकुलरली एवरी मैटरनल डेथ इज अ ट्रेजेडी टू बी प्रिवेंटेड इफ एट ऑल पॉसिबल, यानी कि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि प्रत्येक शिशु या फिर प्रत्येक शिशु की मृत्यु, या फिर यूं कह ले प्रत्येक माँ की मृत्यु ऐसी दुखद घटना है जिसे यदि संभव हो सके तो रोका जाना चाहिए हर तरीके से, इफ़ एट ऑल पॉसिबल, किसी भी मायने में चाहें तो हम उसे रोकना चाहिए। नॉट दैट मॉडर्न ऑब्स्टेट्रिक केयर, है ना, ऑब्स्टेट्रिक मतलब शिशु जन्म संबंधी का वर्ड जो होता है उसको ऑब्स्टेट्रिक बोलते हैं, शिशु जन्म संबंधी। तो जो भी शिशु जन्म संबंधी केयर होते हैं, है ना, विच हैज़ डेवलप्ड इन द हॉस्पिटल सेटिंग हैज़ बीन एट लीस्ट partly responsible for the dramatic decrease in both maternal and prenatal mortality over the past half century। मतलब लास्ट के पिछले 50 सालों में ऐसा देखा गया है कि हाँ भाई, इस दर को, इस मृत्यु दर को कम करने के लिए जो फैसिलिटीज़ मेडिकल दी जा रही हैं, है ना, हॉस्पिटल ने सेट किया है, जो भी डेवलप किया है, वो लास्ट 50 सालों में ऐसा है कि हाँ, इस मृत्यु दर को कम किया है। भले ही वो बात हुई माँ की या फिर बच्चे की, उसमें कमी तो आई है डेफिनेटली, बट इट इज़ नॉट नेसेसरीली perverse to question whether our present priority should be to reach minimum figure for perinatal mortality at any price, when this includes giving up things which free human beings have often felt to be more important than their own survival। तो यहाँ पे कहा जा रहा है बट इट इज़ नॉट नेसेसरी परवर्स, परवर्स का मतलब होता है तर्क विरुद्ध, है ना। कहा जा रहा है परंतु यह बात भी अनिवार्य रूप से इस प्रश्न के तर्क विरुद्ध नहीं है ना। कहा जा रहा है परंतु ये जो बात हम कर रहे हैं ना कि बच्चे की जो जान है ना, पेरेंटल मोर्टेलिटी, बच्चे की मृत्यु जो हो रही है जब जन्म के पहले कर लीजिए या जन्म के बाद कर लीजिए, इसको पेरिनेटल मोर्टेलिटी रेट कहेंगे, तो वो इसको कम करने के दौरान, है ना, इसलिए कहा जा रहा है कि परंतु यह बात भी अनिवार्य रूप से इस प्रश्न के तर्क विरुद्ध नहीं है कि क्या किसी कीमत पर शिशु जन्म उपरांत मृत्यु की जो न्यूनतम दर प्राप्त करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, जिसमें उन चीज़ों का भी त्याग करना भी सम्मिलित है ना, उन चीज़ों का भी त्याग करना सम्मिलित है जिसमें स्वतंत्र लोग प्राय अपने जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण करना मानते हैं,
राइट। कहने का मतलब ये है कि ये जो पेरिनेटल मोर्टेलिटी है इसको कम करने के चक्कर में ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी स्वतंत्रता को ही त्याग कर दे रहे हैं, है ना। उन चीज़ों का भी त्याग करना पड़ रहा है जिन्हें स्वतंत्र लोग प्राय अपने जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, है ना। सच एज फ्रीडम टू लिव देयर ओन lives their own way and to make individual choices in line with their own sense of values। यानी कि जैसा कि लोग अपना जीवन अपने ढंग से जीने की स्वतंत्रता जो होते हैं उनका हनन हो जा रहा है, और अपने मूल्यों की जो भावना के अनुसार व्यक्तिगत चयन करते हैं लोग, उसका भी वो सिलेक्शन नहीं कर पा रहे। तो ऐसा तो नहीं हो रहा ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है कि मतलब कुल मिला के जो मेडिकेटेड केयर है आजकल हॉस्पिटल्स में, उनके वजह से थोड़े लोगों की जो पर्सनल लाइफ है वो भी इम्बैलेंस हो रही है कुल मिला के। चलिए आगे देखते हैं, अगला पैराग्राफ क्या है, फोर्थ पैराग्राफ। इन मेनी सोसाइटीज वुमेन स्टिल गो forth from their mother's house at marriage to live with a mother-in-law and the wives of their husband's brother। देखिए अब थोड़ा टॉपिक चेंज हो रहा है थोड़ा। अब फिर से हम आ रहे हैं कि हमारे समाज में कैसा होता है जब एक औरत की जब एक लड़की की शादी होती है तो उसके बाद से क्या होता है हमारे समाज में। तो इन मेनी सोसाइटीज़, बहुत सारे समाजों में ऐसा होता है, जब औरत का ब्याह होता है तो वो अपनी माँ के घर से शादी के बाद अपनी सास, मदर इन लॉ यानी कि सास के घर जाती है, और वहाँ पर अपने हस्बैंड के भाइयों की वाइफ के साथ, है ना, अपने हस्बैंड के भाइयों की वाइफ के साथ रहती है। इट इज़ अ ट्रूइज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानव विज्ञान, है ना, मानव विज्ञान, और ट्रूइज्म मतलब स्वयं सिद्ध, ये सच्चाई है ना, कि इट इज़ अ ट्रूइज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजी दैट सच वुमेन डू नॉट बिकम मेंबर्स ऑफ देयर न्यू फैमिली अंटिल दे हैव बोर्न अ चाइल्ड। यानी कि एक बात ये मान्यता है यहाँ की, लोगों का ट्रेडिशन है कि उस औरत को तब तक उस नए परिवार का सदस्य नहीं माना जाता है जब तक वो एक बच्चे को जन्म नहीं देती है। तो ये प्रथा भी अजीब है, मुझे तो उतनी खास नहीं लगती, क्योंकि भाई जब वो एक औरत अपने घर को त्याग कर आपके घर आ रही है तभी से उसको मतलब अपना फैमिली मेम्बर मानना चाहिए। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा नहीं किया जाता है, जो कि यहाँ पे लिख रहा है। If we consider that in such society the marriage was quite likely to have been arranged, it is understandable that the bride too long for the child who will stand in the same intimate relationship to her as he with her own mother। तो अगर हम इस सिचुएशन को कंसीडर करें, है ना, दैट इन सच सोसाइटी द मैरिज वॉज क्वाइट लाइकली टू हैव बीन अरेंज, यानी कि वैसी सोसाइटीज़ में जहाँ पे शादियों को एक तरीके से अरेंज्ड माना जाता है, इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, यानी कि ये स्वाभाविक है दैट द ब्राइड टू लॉन्ग, मतलब वैसी सोसाइटी में ये औरत भी, यानी कि ब्राइड मतलब दुल्हन भी तरसेगी। टू लॉन्ग, लॉन्ग मतलब होता है तरसना, यानी कि वो औरत भी इस बात के लिए तरसे, क्योंकि भाई सोसाइटी ही नहीं मान रहा है कि आप उस फैमिली के मेंबर नहीं हो जब तक बच्चा पैदा नहीं होता है। तो वो औरत भी अब एक तरीके से, दुल्हन भी जो है वो भी एक तरीके से तरसेगी बच्चे के लिए। हु विल स्टैंड इन द सेम इंटीमेट रिलेशनशिप, इंटीमेट मतलब घनिष्ठ रिलेशनशिप जो होती है माँ और बेटे के बीच में, माँ और बच्चे के बीच में, वो एक संबंध स्थापित करने के लिए वो जो औरत है, वो जो दुल्हन है, नई नवेली दुल्हन है, वो भी चाहेगी कि वो बच्चा जन्म दे टू हर, जैसा उसको प्यार उसकी माँ ने उसको किया है वैसा ही प्यार अपने बच्चे को करे। इस लाड प्यार के लिए वो भी तरसेगी। ठीक है। द वेस्टर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ सच मोर्स इज दैट दे आर बैकवर्ड। अब बात यहाँ पे क्या आती है, मोर्स का मतलब होता है परंपरा, राइट। तो ये जो वेस्टर्न इंटरप्रिटेशन मतलब व्याख्या, तो द वेस्टर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ सच मोर्स इज दैट दे आर बैकवर्ड, क्रूएल एंड रॉन्ग। मतलब अब ये जो वेस्टर्न कल्चर है वो हमारी इस परंपरा को कैसे फील करती है, कैसे मतलब किस नज़र से देखती है। वो कहती है कि ये तो बहुत पिछड़ी हुई मान्यताएं हैं लोगों की, ये तो बहुत क्रूर एक तरीके से है और बहुत गलत है। It is assumed that the sexual relations between the spouses are perfunctory and exploitative, and that all mothers-in-law are unjust and vindictive। Spouses का मतलब होता है पति पत्नी या फिर जीवन साथी। परफंक्ट्री का मतलब होता है लापरवाही से किया गया कोई काम, है ना। एंड एक्सप्लोइटेटिव मतलब शोषणकारी। एंड विंडिक्टिव का मतलब होता है उत्पीड़न करना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है मतलब इट इज़ एज्यूम्ड, मतलब पश्चिमी देशों के लोगों का ये मानना है दैट द सेक्सुअल रिलेशंस बिटवीन द स्पाउसेज, जो शारीरिक संबंध बनता है स्पाउसेज यानी कि जीवन साथी पति पत्नी के बीच में, आर परफंक्ट्री, यानी कि एक तरीके से वो बिना मज़े का है, राइट। एंड यू कैन से वो लापरवाही से किया जा रहा है।
हमारे देश में, ऐसा वो मानते हैं। एंड एक्सप्लॉइटेटिव, और एक तरीके से शोषण किया जा रहा है। एंड दैट ऑल मदर्स इन लॉ आर अनजस्ट एंड विंडिक्टिव, और ये भी बोला जा रहा है कि जितनी भी सांसें हैं ना वो सारी अन्यायी हैं और साथ ही साथ प्रतिशोधी भी हैं। आगे देखिए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टीज इन द वे ऑफ फेमिनिस्ट हु आर नॉट chauvinistic and want to learn from women who still live within a female society is the tendency of those women to withdraw into silent opposition when participating in international fora conducted in languages which they cannot speak with fluency. देखिए, ये इतना लंबा चौड़ा जो बात बताया जा रहा है वो ये है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी इन द वे ऑफ फेमिनिस्ट, यानी कि एक तरीके से सबसे बात करें जो हमारी लेखिका हैं जिनका नाम आपका जर्मन ग्री है, वो एक नारीवादी हैं, नारीवादी लेखिका हैं, और वो यही कह रही हैं कि एक नारीवाद होने की सिलसिले में, उस जर्नी में जो सबसे बड़ा डिफ़िकल्टीज आता है, सबसे बड़ी चैलेंजेस आती हैं, वो ये है हु आर नॉट शॉविनिस्टिक। शॉविनिस्टिक का मतलब होता है कट्टर, एग्रेसिव, शॉविनिस्टिक एंड वांट टू लर्न फ्रॉम वुमेन। तो उनके लिए सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि जब वे महिलाएं उन अंतर्राष्ट्रीय सभाओं में भाग लेती हैं, है ना, जब वो महिलाएं उन अंतर्राष्ट्रीय सभाओं में, इंटरनेशनल फोरा यानी कि सभा, उन अंतर्राष्ट्रीय सभाओं में भाग लेती हैं जो उन भाषाओं में संचालित किए जाते हैं जो वे धारा प्रवाह बोल ही नहीं सकती हैं, तो वे मौन विरोध करके पीछे हट जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये एक नारीवादी लेखिका है और ये कह रही है कि हमारे पड़ाव में, हमारे जर्नी में एक प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम क्या है कि जब कभी हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है हमें अपने बारे में बोलने के, हम पे इतने अत्याचार किए जा रहे हैं, हमारे साथ इतनी दिक्कतें हो रही हैं, जब एक आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है ना, इंटरनेशनल आपको सभा मिल रहा है, आप बोलो, लेकिन वहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि वो उस लैंग्वेज में फिट नहीं बैठ पाती और वो बोल नहीं पाती हैं, है ना, जो वे धारा प्रवाह बोल नहीं सकती, तो वे मौन विरोध करके पीछे हट जाती हैं। ठीक है, मतलब बात आगे आती ही नहीं है। वुमेन ऑफिशियल्स ऑफ द सुडानीज गवर्नमेंट टोल्ड मी, मतलब एक बार की बात है कि जब सूडान की जो वुमेन ऑफिशियल्स थी, ऑफिसर्स थी, उन्होंने बताया कि दे हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज इवन दो द ट्रिप्स वर अ ट्रिमेंडस ट्रीट, है ना, कह रही कि हमें मौका मिला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाने का, भले ही वहाँ पे जाने में बहुत अच्छे खासी ट्रीट मिलती थी, है ना, हमें तवज्जो दिया जाता था, बहुत मान सम्मान दिया जाता था, बिकॉज दे वर टायर्ड ऑफ बीइंग टोल्ड अबाउट देयर ओन लाइफ इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसल्टेड। तो वो कह रही कि इस चीज़ से वो तंग आ गई थी कि उनसे विचार विमर्श करने की बजाय उन्हें उन्हीं के जीवन के बारे में बताया जाता था। तो एक तरीके से वो भाई अपने बारे में तो समझ ही रही हैं, उनको क्यों बताया जा रहा है ये सब चीज़ें, तो वो उससे इस चीज़ को वॉयलेट करती थी, नहीं जाना चाहती थी, हमें नहीं जाना यार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में, कि कुल मिला के हमारे समाज के बारे में हम ही बताया जा रहा है, हमें प्लेटफॉर्म मिलता है, हम बोल नहीं पाते हैं। तो ये सारी दिक्कतें का सामना कर रही हैं नारीवादी औरतें, राइट। चलिए आगे देखिए, दस वी इन द वेस्ट, सॉरी, thus, we in the West would regard it as outrageous that a woman could lose her own name and become known as the mother of her firstborn once she has borne it, although, of course, most of us do not protest against the sinking of the woman's lineage under her husband's name at marriage. तो इस तरीके से जो वेस्टर्न लोग हैं वो क्या फील करते हैं वो बताया जा रहा है कि वी इन द वेस्ट वुड रिगार्ड इट एज आउटरेजियस, है ना, तो हम इसको बहुत अपमानजनक बात मानते हैं, अन्यायपूर्ण मानते हैं कि एक महिला, है ना, एक औरत जो है वो अपने बच्चे को जन्म देने के पश्चात अपने प्रथम बच्चे की माँ के रूप में जानी जाती है और उसका अपना नाम समाप्त हो जाता है। जैसे कि आप देखते हैं ना, हमारे आसपास देखते होगे कि जब बच्चे का जन्म होता है, लेट्स सपोज कि उस बच्चे का नाम है रामू, रामू की माँ बोला जाता है ना, और बच्ची का नाम है तो उस बच्ची के नाम से माँ का नाम रिलेट कर दिया जाता है और माँ का नाम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता कहीं। तो ये प्रचलन को वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट नहीं करता, वो मतलब इसको तुच्छ मानता है एक तरीके से, है ना, बड़ा अन्यायपूर्ण मानते हैं वो। ठीक है, और क्या है यहाँ पे कि नॉट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिंकिंग ऑफ द वुमेन्स बॉर्न इट, ऑल्दो ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ अस डू नॉट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिंकिंग। और तो और एक और बात होती है कि उसका अपना नाम समाप्त तो हो ही जाता है, उससे अधिकतम इस बात पर कोई आपत्ति नहीं करता है कि विवाह होने पर महिला के जो वंश का नाम है उसके पति के नाम के नीचे विलीन हो जाता है। ये सब चीज़ों को वो मतलब डाउन समझते हैं हमारे जो कल्चर है उसको। ठीक है,
इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज द रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड चाइल्ड इज मोर। बहुत सारी ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ है जिसमें माँ और बच्चे के बीच का जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, वो बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है। इंपॉर्टेंट दैन द मतलब बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है दैन द रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। मतलब हस्बैंड और वाइफ के बीच का जो रिलेशनशिप है उससे कहीं ज़्यादा माँ और बच्चे के बीच का रिलेशनशिप को दिखाया जाता है। होता ही अक्सर बहुत सारी सोसाइटीज़ में द चाइल्ड इंडीड, है ना, मतलब कुछ एक में तो द चाइल्ड्स रिलेशनशिप विद द रेस्ट ऑफ हिज फैमिली इज एज इम्पॉर्टेंट और इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन आइदर। और कुछ कुछ में तो सोसाइटीज़ में ऐसा भी होता है कि जो चाइल्ड का रिलेशनशिप है वो रेस्ट ऑफ द फैमिलीज के साथ वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इन कंपैरिजन टू द उन दोनों के रिलेटेड, कि माँ और बेटे और हस्बैंड और वाइफ के बीच का जो रिलेशनशिप है उससे भी कहीं ज़्यादा होता है किसी किसी कल्चर में, सोसाइटी में बच्चा और उनके बाकी के फैमिली मेम्बर्स के साथ का रिलेशनशिप। चलिए आगे देखते हैं और क्या लिखा जा रहा है कि अ नंबर ऑफ सोशल यूजेस मे स्ट्रेस, है ना, अ नंबर ऑफ सोशल यूजेस मे स्ट्रेस द चाइल्ड्स रिलेशनशिप विद द रेस्ट ऑफ हिज कीन ग्रुप एट द एक्सपेंस ऑफ दैट विथ हिज पेरेंट्स। जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी सामाजिक प्रथाएं हैं जो बच्चे को अपने जो रिलेटिव हैं, कीन्स ग्रुप यानी फिर से सगे संबंधी, उनके साथ का संबंध जो है उसके माता पिता के संबंध की अपेक्षा अधिक ज़्यादा उस पर फोर्स देते हैं वो लोग, है ना, उसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं। हिज आंट्स एंड अंकल्स में बी परमिटेड ग्रेटर फिजिकल इंटीमेसी विथ हिम इन पब्लिक दैन हिज पेरेंट्स। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि उनके जो चाचा चाची हैं वो लोग का रिलेशनशिप विद दैट बच्चा, है ना, उस बच्चे के साथ जो रिलेशनशिप है उन आंटी अंकल का, वो ज़्यादा तवज्जो दी जाती है ना, वो ज़्यादा घनिष्ठ दिखाया जाता है इन द सोसाइटी इन कंपैरिजन टू द पेरेंट्स। पेरेंट्स के साथ उतना रिलेशन नहीं दिखाया जाता है जितना कि अंकल आंटी के साथ दिखाया जाता है। इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज इन अफ्रीका एंड इंडिया द बायोलॉजिकल फैमिली इज डेलिबरेटली वीकेंड। बहुत सारी जो परंपरागत समुदाय हैं भारत और अफ्रीका में, वो तो विस्तृत परिवार को सबल बनाने के उद्देश्य से, है ना, डेलिबरेटली वीकेंड मतलब बहुत सबल था, यानी कि कमज़ोर था एक तरीके से कह सकते हैं। बाई इन्फोर्स्ड एब्सटिनेंस or actual separation of parents in order to strengthen the extended family, the children are not born at the whim of the parents but in response to a broader pressure from the whole group। तो यहाँ पे सबसे पहले अच्छे से समझा जाए कि कहा क्या जा रहा है कि इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ इन अफ्रीका एंड इंडिया, इंडिया और अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे जो बायोलॉजिकल फैमिली है ना, जो जैविक परिवार है, माता पिता हैं, उनको डेलिबरेटली वीकेंड किया जा रहा है, उनको फोर्स किया जाता है कि इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द एक्सटेंडेड फैमिली, अपने संयुक्त परिवार, यानी कि जैसे अब आप समझ ही सकते हो, आपका परिवार है उसके साथ जो जुड़ा हुआ संयुक्त परिवार है उसकी भी बातों को मानने के लिए या फिर उसे भी खुश रखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अपना जो स्ट्रेंथ है, अपना बच्चे के साथ जो लगाव है ना, उसको एक तरीके से कमज़ोर कराया जाता है ना। दस चिल्ड्रन आर नॉट बॉर्न एट द विम ऑफ द पेरेंट्स। तो एक तरीके से आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो 10 चिल्ड्रन आर नॉट बॉर्न एट द विम ऑफ द पेरेंट्स, यानी कि अब बच्चों का जो जन्म है एक तरीके से पेरेंट्स की इच्छा अनुसार नहीं हो रहा है। क्योंकि हो क्या रहा है, जब आपके एक्सटेंडेड फैमिली, आपके जो संयुक्त परिवार है वो चाहता है कि आपके बीच ही अलगाव हो जाए, जैसे आप देख रहे हो ना, बाई इन्फोर्स्ड एब्सिस्टेंस और एक्चुअल सेपरेशन ऑफ पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स का कभी कभी अलगाव हो जाता है, तलाक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होने की वजह से ऑब्वियसली आप सोच सकते हो कि इंडिया अफ्रीका में ऐसी चीज़ें कुछ कल्चर्स में हो रहे हैं कि लोगों के बीच में अलगाव हो गया, पेरेंट्स के बीच में, तो भाई बच्चा उनकी इच्छा अनुसार तो होगा नहीं, यानी कि पेरेंट्स को, यानी कि एक्सटेंडेड फैमिली को खुश करने के चक्कर में बच्चा मन से नहीं होता, इनकी मतलब इनकी इच्छा अनुसार नहीं हो रहा, बट इन रिस्पॉन्स टू ए ब्रॉडर प्रेशर फ्रॉम द होल ग्रुप, बल्कि उसके बजाय उनके पूरे परिवार के मेंबर्स के फोर्स करने की वजह से हो रहा है, राइट। तो वो लोग इस पर दबाव डालते हैं, ये सारी भी एक प्रॉब्लम है, उस पर यहाँ पे नज़र डाला गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला पैराग्राफ क्या है। सो नेक्स्ट पैराग्राफ इज 6th पैराग्राफ। तो लिखता है कि द वुमेन हु सेटिस्फाइज द लॉन्गिंग्स ऑफ हर पीयर्स बाय प्रोड्यूसिंग द चाइल्ड दे आर ऑल एंग्जियस टू सी फाइंड्स हर अचीवमेंट सेलिब्रेटेड इन वेज दैट ड्रामेटाइज हर सक्सेस। कहने का मतलब है, लॉन्गिंग्स का मतलब होता है चाहत या फिर इच्छा, और पीयर यहाँ यानी कि यहाँ पे सहेलियों के बारे में कहा जा रहा है।
तो कहा जा रहा है कि वह महिला जो अपने सहेलियों की इच्छा के अनुसार बच्चा पैदा करके पूरा करती है उसकी इच्छा, उनकी सहेलियों की, वो जो बच्चा देखने के लिए बहुत ही आतुर होती है उनकी सहेलियाँ, उसकी उपलब्धि जो है ना इस ढंग से मनाया जाता है जैसे कि उसकी सफलता को नाटकीय रूप दे दिया गया हो, है ना। तो अमॉन्ग द फ्यू फर्स्ट पर्सन अकाउंट्स ऑफ हाउ दिस वर्क इन प्रैक्टिस इज दिस वन फ्रॉम अ यंग सिलहटी वुमेन। और इसका ये एग्जाम्पल देखना है कि ये कैसे किया जाता है, तो इसके आंखों देखा जो वर्णन है एक सिलहटी युवती का है, जो कि आप अभी आगे यहाँ देखिएगा। कहा जा रहा है कि इफ ए गर्ल इज लकी एंड हर पेरेंट्स आर अलाइव, सी गोज टू हर मदर्स हाउस फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड अबाउट द फर्स्ट 3 months ऑफ द बेबीज लाइफ। देखिए अब ये रियल किस्सा समझाया जा रहा है आजकल की यहाँ का जो एशिया का ट्रेंड है और भी बहुत सारी जगहों पे। तो बोला जा रहा है कि एक सिलहटी औरत के बारे में बताया जा रहा है कि अगर एक लड़की लकी है, भाग्यशाली है और उनके माता पिता जीवित है, यानी कि अगर उसको अपने मायके जाने का मौका मिलता है और वहाँ पे फैमिली मेम्बर्स हैं, तो वह लकी है। और साथ ही साथ बोला जा रहा है कि सी गोज़ टू मदर्स हाउस फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर होता है ऐसा कि लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में वो अपने घर जाने का, अपने मायके जाने का मौका मिलता है लगभग अबाउट द फर्स्ट 3 months ऑफ द बेबीज़ लाइफ। और ये भी है कि प्रेगनेंसी के पहले जाने का मौका मिलता है और प्रेगनेंसी के बाद के 3 महीनों तक भी वो अपने मायके में रहती है, ठीक है। देयर सी गेट्स अ लॉट ऑफ लव एंड केयर, वहाँ पे उसे बहुत सारा ढेरों प्यार मिलता है और बहुत केयर किया जाता है। सी इज़ आस्क्ड व्हाट यू डू लाइक टू ईट, उससे ये पूछा जाता है कि तुम्हें क्या पसंद है। व्हाट डू यू फैंसी, तुम्हारी और क्या चाह है वो बताओ, है ना, किस चीज़ का तुम्हारा मन कर रहा है। ऑल द टाइम सी इज़ लुक्ड आफ्टर, हर समय उसका देख रेख होते रहता है, ठीक है। द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी इज़ वन ऑफ सेलिब्रेशन, वहाँ पे तो ऐसा फील होता है जैसे कोई उत्सव मनाया जा रहा है ना। गर्भ का जो समस्त मामला है, जो भी मामला है ये गर्भ वाला प्रेगनेंसी का, ये एक उत्सव की बात होती है ना। व्हेन द बेबी इज़ बॉर्न इट इज़ एन ओकेजन ऑफ जॉय फॉर द होल फैमिली, और जब शिशु जन्म लेता है तो यह समस्त परिवार के लिए एक उल्लास का अवसर होता है। द नेमिंग सेरेमनी इज़ लवली, जो नामकरण अनुष्ठान किया जाता है नामकरण का, वो बहुत ही सुंदर होता है। इट इज़ हेल्ड व्हेन द बॉय इज़ 7 days ओल्ड, ये तब होता है जब बच्चा जो है 7 दिन का हो जाता है। अ न्यू ड्रेस इज़ ब्रॉट फॉर इट एंड अ न्यू साड़ी फॉर द मदर, एक नया कपड़ा बच्चे के लिए लाया जाता है और साथ ही साथ माँ के लिए भी, ठीक है। माँ के लिए साड़ी लाया जाता है। देयर इज़ फीस्टिंग एंड सिंगिंग अनटिल लेट नाइट, और उस दिन बहुत देर रात तक खाना पीना गाना वगैरह सब चलता है। द women एंड गर्ल्स गैदर एंड सिंग सॉन्ग, जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, वो गैदर होती हैं, इकट्ठी होती हैं और गाने वगैरह गाती हैं। गार्लेंड्स ऑफ टर्मरिक एंड गार्लिक आर वर्न टू वॉर्ड ऑफ एविल स्पिरिट, यानी कि बुराइयों से बचाने के लिए, है ना, बुरी आत्माओं से बचाने के लिए जो मालाएं बनाई जाती हैं, टर्मेरिक हल्दी और लहसुन की मालाएं बनाई जाती हैं ताकि इन सब चीज़ों को दूर रखा जाए, है ना, बुरी चीज़ों को दूर रखा जाए बच्चों से और माँ से। That's when the name is chosen, the ceremony is held for the birth of a boy or a girl, है ना। और ये भी बोला जा रहा है कि तब नाम चुना जाता है ना। उसके बाद से द सेरेमनी इज़ हेल्ड फॉर द बर्थ ऑफ ए बॉय और गर्ल, जो सेरेमनी रखा गया था वो किसके लिए रखा गया था, बच्चे और बच्चा हो या बच्ची, है ना, दोनों के ही मतलब उपलक्ष्य में ये सेरेमनी रखा जाता है। ऑफ कोर्स इट इज़ कंसिडर्ड बेटर टू हैव ए बॉय, मतलब लेकिन हाँ, लोग कंसीडर ये करते हैं कि भाई लड़का हो तो ज़्यादा बेटर है। बट द बर्थ ऑफ ए गर्ल इज सेलिब्रेटेड विद द सेम जॉय बाय द वुमेन इन द फैमिली, लेकिन जो तवज्जो बच्चे के जन्म पे होती है, लड़के के जन्म पे होती है, वो उतना देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, औरतों में वही सेम उल्लास रहता है, वही सेम इन्जॉयमेंट रहता है। वो भले ही लड़का हो या लड़की, उसके सब दोनों ही लिप्त रहती हैं वो सारी। वी सिट टुगेदर ईटिंग पान एंड सिंगिंग, जो जेंट्स हैं वो पान वगैरह खाते हैं, गाना गाते हैं, लेडीज़ वगैरह भी। सम ऑफ अस माइट बी यंग अनमैरिड गर्ल्स, अदर एज लेडीज़ ऑफ 40 और 50, यानी कि सम ऑफ अस माइट बी यंग, मतलब उन हम में से कुछ लोग लड़कियां जो हैं शादीशुदा भी होती हैं, शादीशुदा नहीं भी होती हैं। अदर कुछ 40-50 की एज की औरतें होती हैं, वो सारे मिल के ठहाके लगाते हैं। देयर आर सो मेनी जोक्स, सो मच लाफ्टर, हंसते हैं, है ना। पीपुल लुक सो फनी ईटिंग पान एंड सिंग, लोग ये दृश्य बताया जा रहा है एक तरीके से, वहाँ पे लोग खा रहे होते हैं पान और गाते हुए अजीब बहुत अच्छे से दिखाई पड़ते हैं। द मेन, है ना, द मेन डोंट टेक मच पार्ट,
They may come and have a look at the baby, but the singing, the gathering together at night, it is all women. कहा जा रहा है कि जो जेंट्स होते हैं उनका उतना पार्ट नहीं होता है, रोल नहीं होता है इसमें. वो बस आते हैं, बच्चे को देखते हैं, गाना वगैरह गाने का और रात तक मज़े करने का जो काम होता है वो औरतों का ही होता है. The songs are simple songs which are rarely written down. They're about the lives of women in Bengal. ये सिलेटी वुमेन थी, ऑब्वियसली ये बंगाल में होते हैं लोग, उनको बोलते हैं. तो वहाँ के बारे कल्चर के बारे में बताया जा रहा था. तो कहा जा रहा है कि वो जो सॉन्ग गाती हैं वो एक तरीके से वहीं की लोकल लोगों के द्वारा ही लिखा जाता है, और वो कुछ होती हैं पंक्तियाँ, लाइनें जो होती हैं वो औरतों के जीवन से जुड़ी हुई होती हैं. तो इस तरीके से हमने 6 पैराग्राफ जो हैं वो पूरे कवर कर लिए हैं. अब हम चलते हैं अपने 7वें पैराग्राफ की तरफ. लेकिन आई थिंक ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, तो इसको हम 2 पार्ट में भी कर सकते थे, लेकिन आई थिंक एक पार्ट में थोड़ा और बल्कि भी हो जाए, लेकिन आपको एक जगह मिलेगा तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है. तो हम 7 पैराग्राफ के तरफ चलते हैं. लिखा है कि अमॉन्ग द रिवॉर्ड्स ऑफ प्रेगनेंसी इन दिस केस एज इन मेनी अदर इज दैट द वुमेन गेट्स टू गो होम टू विजिट हर मदर एंड सिस्टर. द नॉस्टैल्जिक टोन ऑफ द डिस्क्रिप्शन which is clearly tinged with rose may be the product of the contrast that this young woman finds in England. तो इस लाइन में ये बताया जा रहा है कि जो रिवॉर्ड प्रेगनेंसी के दौरान है ना एक इंडिया यानी एशिया की औरतों को मिलता है ना, एज अवार्ड के रूप में, कि उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान अपने माँ के घर जाने को मिलता है, फिर वहाँ पे अपने बहनों से मिलती है, फिर नॉस्टैल्जिक मतलब जो अतीत की यादें हैं, पुरानी यादें हैं, उसको ताज़ा करने का मौका मिलता है. विच इज़ क्लियरली टिंज्ड विथ रोज़, यानी कि टिंज्ड मतलब फ्लेवर्ड होता है ना. तो एक झलकी आती है गुलाबों की, यानी कहने का मतलब है मतलब अच्छा अनुभव होता है. तो ये सारी चीज़ें हो सकता है कि उस इंग्लैंड वाली औरत के साथ ना हो जो कि अकेले ही सब कुछ कर रही थी. ठीक है, तो हो सकता है वैसा वहाँ पे इंग्लैंड में नहीं पाया जाए. Another of the Asian women who found a voice in Amrit Wilson's book gives a similarly rosy picture of rearing a child in Bangladesh. तो अब देखा जाएगा कि बांग्लादेश में बच्चों का रियरिंग यानी कि पालन पोषण कैसे हो रहा है, उसको हम इस किस्से में देख पाएंगे अभी, है ना. इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली. बांग्लादेश में जब बच्चे 5 और 6 साल के भीतर रहते हैं तो उनकी देखरेख हम पूरी फैमिली के द्वारा भी किया जाता है. तो ये चीज़ तो हमारे यहाँ भी प्रचलन में है. ऑल द चिल्ड्रेन ऑफ द जॉइंट फैमिली, है ना, आर लुक्ड आफ्टर टुगेदर. तो जितने भी बच्चे हैं जॉइंट फैमिली के, उनको देख रेख सभी करते हैं एक दूसरे को. दे आर टेकन टू द पॉन्ड ऑफ फॉर ए बाथ परहैप्स बाय वन डॉटर इन लॉ, है ना. तो उस घर की एक बेटी के द्वारा, है ना, उन बच्चों को नहलाने के लिए तालाब पे ले जाया जाता है. एंड सी बाथ देम ऑल, उन सबको नहलाती है वो. ठीक है. देन दे ऑल कम इन एंड सिट डाउन टू ईट. फिर वो बच्चे सारे आते हैं, सारे एक साथ बैठकर खाना खाते हैं. Perhaps the youngest daughter-in-law has cooked the meal. और ये भी देखा जाता है कि उस घर की सबसे छोटी जो बेटी होगी ना, वही खाना बनाई होगी उन सब के लिए. फिर है कि अनदर वुमेन फीड्स देम, और एक अलग मतलब घर की दूसरी औरत जो होगी वो खाना खिलाएगी सब बच्चों को. फिर एज फॉर प्लेइंग द चिल्ड्रेन प्ले आउट ऑफ डोर्स विद नेचुरल ऑब्जेक्ट. और वहाँ के बच्चे जो हैं वहाँ के नेचुरल ऑब्जेक्ट से खेलते हैं, बगैर की मतलब बजाय कि खिलौनों के बजाय बच्चे वहाँ पे नेचुरल ऑब्जेक्ट से खेलते हैं वहाँ के बच्चे. हियर पीपल से दैट एशियन चिल्ड्रन डोंट प्ले विद टॉयज, यानी कि एशिया के जो बच्चे हैं यहाँ पे लोग कहते हैं कि वो टॉय से नहीं खेलना चाहते. इन बांग्लादेश दे डोंट नीड टॉयज, वो बच्चों को खिलौने नहीं देते. दे मेक देयर ओन सिंपल थिंग्स, वो अपने ही कुछ वस्तुएं बनाते हैं बच्चों को खेलने के लायक. इन द आफ्टरनून दे लव टू हियर रूप ठोका फेरी टेल्स, यानी कि परियों की कहानी सुनाया करते हैं उनको दिन में. मे बी देयर इज़ अ फेवरेट आंट सी टेल्स देम दिस स्टोरी. हो सकती है कि उस घर में एक उनकी पसंदीदा चाची हो, आंट हो, जो उन किस्सों को सुनाया करेगी. बट एट नाइट व्हेन दे गेट स्लीपी दे ऑलवेज गो टू देयर मदर्स एंड स्लीप इन देयर एम्ब्रेस मतलब गोद में. लेकिन रात होते ही, जब रात होगी और उनको नींद जैसा फील होगा, तो बच्चे अपने माँ की ही गोद में जाकर सोएंगे. ऐसा वहाँ का कल्चर है, वो बताया जा रहा है. बट अदर women do help a lot. In fact, they have such strong relationship with the child that it is not uncommon for them to be called big mother or small mother. और ऐसा भी होता है कभी कभी कि उनकी बॉन्डिंग, बच्चों की बॉन्डिंग दूसरी अपनी चाची वगैरह से ऐसी होती है, यानी कि बड़ी माँ और छोटी माँ के रूप में होती है, कि वो उनको मतलब उनके साथ भी सोना पसंद करते हैं बच्चे. ठीक है. तो ये सारी चीज़ थी
एक एक्सट्रैक्ट था फ्रॉम बांग्लादेश। आगे देखते हैं और क्या है 8th पैराग्राफ में, ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, है ना, कॉजेज सोशल प्रॉब्लम्स। जाहिर सी बात है, जितना भी टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा है आज के डेट में, है ना, जो भी आप देख पा रहे हैं आजकल तकनीकी परिवर्तन हो रहा है, वो सामाजिक समस्याएं पैदा तो हो कर रहा है। द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन इन ट्रेडिशनल सोसाइटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरिया ऑफ मॉडर्नाइजेशन। जो आजकल औषधियों का परंपरागत समुदाय पर प्रभाव पड़ रहा है ना, सबसे अधिक जटिल है क्षेत्र है ये। द प्रेस्टीज ऑफ द वाइट कोट्स इज इनॉर्मस, और द रिस्पेक्ट ऑफ देयर मिरेक्युलस हाइपोडर्मिक्स टोटल। इनॉर्मस मतलब बहुत ज़्यादा, और मिरेक्युलस हाइपोडर्मिक्स, मिरेक्युलस का मतलब तो आप समझ ही सकते हो, मिरेक्युलस मतलब चमत्कारी, और हाइपोडर्मिक्स मतलब इंजेक्शन। तो कहा जा रहा है कि सफ़ेद कोटों की प्रतिष्ठा भारी है, चमत्कारी इंजेक्शन का आदरपूर्ण है। मतलब कहा जाए तो डॉक्टर्स का रोल बहुत अहम है, कुल मिला के यही बोला जा रहा है। द प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशन मेक्स फॉर एग्रेसिव एंड ड्रामेटिक प्रोसीजर इवन व्हेन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट इज टू पुअर टू विदस्टैंड देम। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो अपेक्षा, जो अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उसके दबाव का कारण इतना जोरदार और नाटकीय की जाती है कि चाहे रोगियों के स्वास्थ्य की स्थिति इतनी खराब हो कि वे उनको सहन ना कर पाए, लेकिन उसके बावजूद भी लोग एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। डॉक्टर्स ये कहेंगे आपको ये करना है, आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, इतनी सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ पूरा करो, ये सारी अभी भी चलती हैं चीज़ें। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एक तरीके से एक प्रोसीजर जो बन गया है, इस वजह से उनको फील कराया जाता है कि हाँ, इन सारे प्रोसीजर से ही आपको गुजरना है। फिर आपको देखने को मिलेगा कि एलोपैथिक डॉक्टर्स इन पीजेंट कम्युनिटीज आर डिपेंडेंट अपॉन एक्सपेंसिव ड्रग्स, sparkling equipment and lots of electricity, most of which they have not got in sufficient quantity। कहा जा रहा है कि एलोपैथिक डॉक्टर्स जो होते हैं ना, कृषक समुदाय में, पीजेंट मतलब किसान, आर डिपेंडेंट अपॉन एक्सपेंसिव, वो जो होते हैं डिपेंड करते हैं ड्रग्स पे, बहुत महंगे महंगी दवाइयाँ लिखते हैं, बहुत चमकदार इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, चकाचौंध में रहना चाहते हैं, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारी बिजली का भी खपत करते हैं, और कभी कभी तो उनको ये सारी चीज़ें सफिशिएंट मात्रा में मिलती भी नहीं है। तो ये उन समुदाय के डॉक्टर्स के बारे में भी बताया जा रहा है। वेयर फॉरेन एड हैज़ एस्टैब्लिश दैट टेम्पल ऑफ आवर रिलीजन द हॉस्पिटल इट मस्ट टेक अ रिचुअल डिस्प्ले ऑफ इट्स पावर विथ हॉरिबल रिजल्ट्स। शीला Jinger visited an enormous modern hospital for Bantu patient in South Africa and this is what she saw। देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई कि वेन फॉरेन एड हैज़ एस्टेब्लिश दैट टेम्पल ऑफ आवर रिलीजन द हॉस्पिटल, मतलब जब फॉरेन मतलब समुदाय के लोगों ने यहाँ पर हॉस्पिटल बनाया जिसको हम अपने धर्म का एक तरीके से मंदिर मानते हैं, इट मस्ट टेक अ रिचुअल डिस्प्ले ऑफ इट्स पावर विथ हॉरिबल, ऑब्वियसली ये रिजल्ट तो उतना अच्छा देगा नहीं, तो वही बताया जा रहा है, ये हॉरिबल रिजल्ट दे रहा है एक तरीके से, आप देखने को आपको मिल रहा है। तो शीला निर्जर एक बार बंटू पेशेंट्स के देखने गई थी साउथ अफ्रीका में, तो वो वहाँ पे क्या दृश्य देखती हैं वो उसको हम यहाँ पे साझा करते हैं आपके साथ। द डिलीवरी वार्ड वॉज फुल ऑफ ग्रोनिंग। जो डिलीवरी वार्ड था जहाँ पे प्रसव कराया जाता था औरतों का, वो बहुत कराहता हुआ आवाज़ से भरा हुआ था। वर्लिंग वुमेन, औरतें वहाँ पे बहुत चीख रही थी, है ना, कराह रही थी। द मेजॉरिटी लेबरिंग अलोन, कुछ तो उसमें से ऐसी औरतें थीं जो अकेली ही प्रसव पीड़ा को सह रही थी। ऑक्सीटॉक्सिन ड्रिप्स आर पम्प्स वर इन वाइड स्प्रेड यूज़। जो ऑक्सीटॉक्सिन की जो ड्रिप होती है वो पंपों के द्वारा मतलब हर जगह लोगों में फैला हुआ था, हर औरतों में ऐसा वो ड्रिप चढ़ाई जा रही थी सबको। दिस वॉज द मीटिंग प्लेस ऑफ द ओल्ड अफ्रीका एंड द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ द वेस्ट। एक तरीके से ये कह सकते थे ये ओल्ड अफ्रीका और जो नई टेक्नोलॉजी है उसका संगम था एक तरीके से, वहाँ पे मिला था टेक्नोलॉजी, तो देखो कैसा उसका यूज़ कर रहे हैं लोग। पूल्स ऑफ ब्लड ली ऑन द फ्लोर लाइक सेक्रीफाइसल आउटपोरिंग्स। वहाँ पे मतलब खून के धब्बे चारों तरफ, मतलब खून की नदियाँ बह रही थी, ऐसा लग रहा था चारों तरफ वहाँ पे फर्श पे, राइट। और लोग ऐसा उसको फील कर रहे थे कि ये सेक्रीफाइस है, ये त्याग है एक तरीके का। एंड बंटू नर्सेज वर हैप्पी टू लीव देम देयर एज अ विटनेस ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ द अर्थ। और जो वहाँ के बंटू नर्सेज थी वो उसको वहीं पर छोड़ देना चाहती थी, वो ऐसा फील करती थी कि ये एक तरीके से आशीर्वाद है भाई हमारी धरती माँ का, तो उसे धरती पे ही पड़े रहने दो। While they busied themselves with technologically sophisticated modern equipments and ignored the laboring women as far as possible। और जबकि वो औरतें जो थी, जो नर्सेज थी, वो एक तरीके से वो बिजी कहाँ थी, वो जो सोफिस्टिकेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट या फिर यूँ कह लीजिए बहुत एडवांस जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स आए थे
टूल्स आए थे उनको यूज़ करने में बिजी हैं, और उन्होंने इग्नोर कर रखा है जो औरतें करा रही हैं, बहुत परेशानी में हैं, विच इट वॉज नॉट सो डिफिकल्ट टू डू एज दे डिड नॉट स्पीक द सेम लैंग्वेज एनी। और जाहिर सी बात है वो सेम भाषा बोल नहीं सकती हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी उनके लिए। Birth was very far from normal here, and it was conducted in such a way that I had seen before in American hospital catering for black clinic patients from large urban ghettos. तो यहाँ पर एक तरीके से बात किया जाए, जन्म यहाँ पे सामान्य से कहीं दूर की बात थी, है ना। और इसका संचालन उसी प्रकार हो रहा था जैसे मैंने उससे पहले अमेरिका में उन अस्पतालों में देखा था जो नगरों की गंदी बस्तियों में काले लोग जाते थे ना अस्पताल के रोगी का उपचार करते थे, वैसा कुछ फील हो रहा था यहाँ पे। अर्बन गेटोज मतलब झुग्गी झोपड़ी वाले लोग, है ना। इम्पर्सनल कन्वेयर बेल्ट ऑफ स्टैटिक्स accompanied by plethora of technical innovations and machinery। मतलब कुल मिला के ये बोला जा रहा है, प्लेथोरा मतलब ज़्यादा मात्रा में, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो तकनीकी नवाचार यानी फिर जो टेक्नोलॉजिकल जो मशीन्स का यूज़ किया जा रहा है, भरमार पड़ी हुई है, तो वो एक तरीके से लोग उसको अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर रहे थे, है ना, उसी में लगे पड़े थे। और जो प्रसव कराने का जो रीति रिवाज होता है वो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा था। चलिए हम अपने पैराग्राफ के तरफ चलते हैं, 9th पैराग्राफ की तरफ। इसमें है, इफ़ यू टर्न बर्थ फ्रॉम ए क्लाइमेटिक पर्सनल एक्सपीरियंस इनटू पर्सनल डिजास्टर, इट मैटर्स लिटिल दैट द रिजल्ट इज मोर लाइकली टू बी ए लाइफ स्टाइल। यानी कि ये बोला जा रहा है, अगर हम क्या करते हैं, क्लाइमेटिक मतलब होता है चरम, अगर हम अपने बच्चे का जन्म को व्यक्तिगत चरम अनुभव से व्यक्तिगत आपत्ति में परिवर्तित कर देंगे तो शायद ही एक जीवित बच्चा पैदा होगा। कहने का मतलब ये है कि भाई जो एक्सपीरियंस हम पर्सनल एक्सपीरियंस पहले करते थे उसको एक डिसास्टर यानी कि एक आपत्ति के रूप में हम कन्वर्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग टेक्निकल इक्विपमेंट्स, जैसा कि देखने को मिला, आपको देख सकते हैं एग्जांपल्स में। तो एक तरीके से शायद ही एक जीवित बच्चा पैदा हो, है ना। वुमेन विल नॉट लॉन्ग कंटिन्यू टू ऑफर अप देयर बॉडीज एंड माइंड्स टू सच ब्रूटलिटी। ऐसी क्रूरता के लिए जो औरतें होंगी क्यों मतलब त्याग करेंगी, क्यों बच्चे को पैदा करेंगी कि भाई ऐसी चीज़ें जब झेलनी है, ऐसी बर्बरता झेलनी है तो क्यों पैदा करें। स्पेशली इफ़ देयर इज़ नो वन एट होम टू वेलकम द चाइल्ड, स्पेशली तब जब घर में कोई ना हो बच्चे का वेलकम करने के लिए। टू प्रीज द मदर फॉर हर करेज एंड टू हेल्प हर रेज इट, और जो कोई ना हो कि उसका साहस बढ़ाए, उसको अपलिफ्ट करे, है ना। इनफैक्ट पीसेंट कम्युनिटीज आर मोर लेवल हेडेड एंड स्पेक्टिकल ऑफ अस एंड आवर मेथड्स। यहाँ तक अब बात की जाए कि जो किसान समुदाय है ना, कृषक समुदाय है, उससे अधिक समझदार हैं वो, हमसे हमारे ढंगों के बारे में ज़्यादा संशयी हैं वो, है ना, ज़्यादा होता है ना, सेंसिटिव हैं एक तरीके से, ठीक है। देन वी सॉरी a more level-headed and spectacle of us and our methods than we realize, and they have resisted the intrusion of our chromium plated technology more successful than we like to think। और उन्होंने हमारी जो क्रोम प्लेटेड तकनीकी है उसको घुसपैठ करने का विरोध बड़ी सफलतापूर्वक किया है ना। दे नो दैट डेथ अटेंड्स टू फ्रिक्वेंटली इन द ट्रेडिशनल बर्थ प्लेस। वे जानते हैं कि परंपरागत जो जन्मस्थल है उसमें मृत्यु अधिक विद्यमान है, बट दे ऑल्सो नो दैट देर आर वर्स फेट्स दैन डेथ। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि मृत्यु से भी अधिक बुरे परिणाम होते हैं इस टेक्निकल इफेक्ट्स के, ठीक है। द नेवरदलेस all that stops our technology from reaching into every hut and hovel is poverty। हर्ट एंड होवल का मतलब होता है घर और झोपड़ी। तो कहा जा रहा है फिर भी जो चीज़ें हमारी तकनीक को हर झोपड़ी और झप्पर में पहुंचने में बाधा डालती है वह है पोवर्टी, वह है गरीबी। द कल्चरल हेजेमोनी ऑफ वेस्टर्न टेक्नोलॉजी इज टोटल। हेजेमोनी का मतलब होता है डोमिनेंस, प्रभुत्व। तो जो पश्चिमी तकनीक का सांस्कृतिक मतलब कह सकते हैं जो प्रभुत्व है, द कल्चर हेजेमोनी ऑफ वेस्टर्न टेक्नोलॉजी इज टोटल, मतलब कुल मिला के अभी वर्चस्व किसका चल रहा है, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का, ठीक है। आगे देखिए लास्ट पैराग्राफ है, द वॉइसेज ऑफ ए फ्यू वुमेन रेज्ड इन वार्निंग कैन नॉट बी हर्ड ओवर द हमिंग एंड थ्रॉबिंग ऑफ आवर मशीन। हाँ, ये बात जाहिर सी है कि कुछ औरतों ने अपनी आवाज़ उठाई थी इस चीज़ को लेकर, है ना, चेतावनी देने के लिए कुछ स्त्रियों ने अपनी आवाज़ उठाई थी, लेकिन इन मशीनों की आवाज़ों के भीतर, है ना, जो हमिंग नॉइज़ होती है, जो थ्रॉबिंग यानी कि जो धक धक करके आवाज़ जो मशीन की चलती है, उनके भीतर इनकी आवाज़ कहीं दब के रह गई, which is probably just as well, for if we succeed in crushing all pride and dignity out of childbearing, the population explosion will take care of itself। तो कहा जा रहा है जो संभवतः अच्छा ही था, इनकी आवाज़ दब गई, ये संभवतः अच्छा ही था
क्योंकि हम बच्चों को जन्म देने की गर्व और प्रतिष्ठा को कुचल देंगे तो जनसंख्या विस्फोट स्वयं ही ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चैप्टर खत्म होता है और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।